फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ की। तो ये कूलॉम्स लॉ है क्या कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए कि हमारे पास पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ इस लॉ के बारे में कि हमारे पास मान लीजिए दो हमारे पास चार्जेस हैं, हाँ, ये इसको बोल दीजिए आप Q1 और इसको बोल दीजिए Q2। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी पॉइंट्स चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो r है। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B। तो ये जो कूलॉम्स लॉ है हम इसको दो तरीके समझेंगे, एक तो स्केलर फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्केलर फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये स्केलर फॉर्म का हमारा फिगर हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं कि लेट द टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2, ठीक है। डिस्टेंस इज R, डिस्टेंस R है और हमारे चार्जेस Q1 एंड Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जैसा कहती है वैसे हम करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे जो फोर्स हैं, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो ये नंबर वन स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में डिस्टेंस स्क्वायर के। सो एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये नंबर टू स्टेटमेंट हो जाता है। तो देखिए ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में दो बातें कही गई हैं, तो दोनों बातों पर हमने ये अलग अलग स्टेटमेंट बना लिए इन मैथमेटिकल फॉर्म। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी लिखी जाएगी तो हमें इनको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंबाइनिंग these two statement, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये F is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये हो जाता है। जब इसको हम इक्वल करेंगे, यानी कि ये जो साइन है इसको हम इक्वल में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने कांस्टेंट स्मॉल k रख लीजिए और ये हो जाता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे देखिए तो यहाँ पर जो k क्या कहलाएगा, वेयर स्मॉल k इज कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम कांस्टेंट कह दीजिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी इसके दो नाम हैं। या तो k को आप कूलॉम कांस्टेंट बोलिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलिए। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो जो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस r फिक्स है। अब फिक्स जब भी हो सकती है जब ये दोनों चार्जेस हमारे रेस्ट में हो, तो इस कंडीशन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फोर्स काम कर रहा है इसलिए फोर्स। तो इस वजह से यहाँ पर जो k आया है उसके दो नाम पड़ जाते हैं, तो कूलॉम की वजह से कूलॉम कांस्टेंट हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे आप k को और क्लैरिफाई करें तो देखिए क्या होता है। फर्दर
कि F इज इक्वल टू जो यहाँ पर K है ना, उसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्या लिख लिया, K स्मॉल k को हमने ये लिख दिया, ये कैपिटल K है ना। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो उस केस में K की वैल्यू 1 आएगी। वेयर इफ करता हूं, इफ देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस देन कैपिटल K इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर F क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Here 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 9.0 इंटू 10⁹ ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है इसकी। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर अगेन ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल K है, इसको आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो, ठीक है। और इन सबको एक ही, इन दोनों को आप एक ही सिंबल दे सकते हो, ये एप्सिलॉन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हो आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब क्या है, जब चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जब कोई भी मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आसानी से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और कोई रुकावट तो है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलेंगे आप लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अब इनके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये सिंबल हैं हमारे एप्सिलॉन वाले, इनका नाम क्या क्या है। तो आप नोट कर लीजिए और मैं इधर का पोर्शन इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेशली 3 सिंबल बन के आ रहे हैं। एक सिंबल का तो नाम हमने बता दिया, स्मॉल k का। तो देखिए यहाँ पर 1 2 और इनकी जगह एक सिंबल है, तो 3 हो गए, 1 2 एंड 3। तो इनके नाम क्या क्या होते हैं? तो देखिए वेयर एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है तो जो चार्जेस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो उन इलेक्ट्रिक लाइंस को किसी भी ऑब्स्टेकल का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। वो आसानी से आर पार निकल जाती हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में वो लाइनें आ जाती हैं। मतलब जो चार्जेस से लाइनें निकलती हैं और वो चार्जेस को एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट करा देती हैं। वेयर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे कि जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, मतलब मान लीजिए ये 2 पॉइंट चार्जेस मैं वापस लिख देता हूँ, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब वैक्यूम है। तो वैक्यूम तो किसी भी चीज़ में रुकावट डालते ही नहीं है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो आसानी से यहाँ तक पहुँचेगा बिना किसी रुकावट के, और यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, है ना। तो उसी कंडीशन में हम ये अप्लाई करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। तो इसको बोलोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, तो एक कंडीशन तो ये हो गई, कुछ भी नहीं है तो ठीक है, इसको बोलेंगे आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि उस टाइम पर आप इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ है, कोई ना कोई मटेरियल है, ऑयल है, वाटर है, पेपर है, प्लास्टिक है, कोई फाइबर है, या कोई दूसरा मीडियम है, तो यहाँ से फिर जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट आएगी,
या उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो उस टाइम पर उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पर यहाँ पर जो यूज़ होगा, एक तो ये यूज़ होगा एप्सिलॉन आर, या इसको सिंपल हम कैपिटल के भी बोल देते हैं। तो इसको बोलोगे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल और इंटरवेनिंग मीडियम। ये बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और द, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल या इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब या तो मटेरियल लगाइए या ये बोल दीजिए इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडियम है, इसी को मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the intervening medium। ठीक है। अब हमारे पास ये देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ना हम लोगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी of the medium or material or intervening medium। तो ये हमारे पास इनके नाम होते हैं, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास कितने नाम हो जाते हैं इस डेरिवेशन में, 4 नाम हो जाते हैं। एक तो स्मॉल के, उसको क्या बोला हमने, कूलाम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दूसरा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, जो कि अब फ्री स्पेस तो रहा नहीं, मटेरियल होगा, या इंटरवेनिंग मीडियम बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम या मटेरियल। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या मटेरियल या इंटरवेनिंग मीडियम। अब ये सीखने के बाद में हम इसी को हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में, इसी लॉ को हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।